Ladies and gentlemen, may I now request Mr. Rahul Joshi, Managing Director and Group Editor-in-Chief of Network 18, to welcome the Honorable Prime Minister. Prime Minister Shri Narendra Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the News 18 Rising India Summit presented by EBIX. It's a special honor that Modi ji is delivering the opening address at the event, whose title connotes that India's time has come and it is now. Ladies and gentlemen, the most vocal critics of Modi ji, even after 5 long years, do not doubt the man's sincerity and intent. They don't doubt his capacity for insane amount of hard work, his intensity, passion, commitment, and above all else, a sense of daring do. For those of you who come from the heartland, as I do, आदमी में बहुत daring है. On that note, ladies and gentlemen, I give you Prime Minister Narendra Damodar Das Modi. नेटवर्क 18 से जुड़े सभी पत्रकार बंधु, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, नेटवर्क 18 के दर्शकगण और मेरे प्रिय साथियों, राइजिंग इंडिया समिट में एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला रहा है जो मुझे ज़्यादा निकट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं नेटवर्क 18 टीम को ये विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या हो, इस पर निरंतर मंथन बहुत ही आवश्यक है। अब जब मैं मीडिया के साथियों के बीच हूं, आपका पसंदीदा तरीका ही अपनाऊंगा, यानी पहले क्या था और अब क्या है, और इसी से आपको भी साफ हो जाएगा कि पहले और अब क्या है। इसी से ये भी पता चलेगा कि राजनीति से अलग हटकर जब राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है तो किस तरह के परिणाम निकलते हैं। साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए, हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितने बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था,
लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख रुपए की तक की आय के लिए टैक्स को 10% से घटाकर 5% किया, और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से हमने बाहर कर दिया। साथियों, अब जीडीपी ग्रोथ की ही बात करूं तो अब पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 8% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 8% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे। लेकिन वर्ष 2013-14 में जब यूपीए की विदाई हो रही थी तब विकास दर 5% करीब करीब पहुंच गई थी। 2014 में एक बार फिर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर से बढ़ा दिया, और ये हमारी प्राथमिकता है। साथियों, यही हाल भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग का रहा। हम सब पढ़ते आए थे कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और मैंने तो देखा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 21वीं सदी की इतनी बातें हुई, इतने ढोल पीटे गए थे। और मैंने एक बार एक कार्टून देखा था, किस अखबार का था वो तो याद नहीं रहा, लेकिन हमारे देश के एक नेता प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हैं, और ट्रेन पे लिखा था 21 सदी। फिर दूसरे से गांव वाला कह रहा है, अरे भाई खड़े रहो, तो आने वाले है। अब मैं कहना ये चाहता था, लेकिन यूपीए सरकार में क्या हुआ, भारत को 2013 तक आते आते दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में पहुंचा दिया गया। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फ्रेजाइल 5 से निकल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है। साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी पिछली सरकार ने जाते जाते देश का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेसी संस्कृति का ही परिणाम था कि साल 2011 से के 132वें नंबर से फिसलकर भारत की रैंकिंग 2014 में 142 तक चली गई, यानी 132 से 142 चली गई। आप सोचिए कि उस समय देश में बिजनेस का कैसा वातावरण बना दिया गया था। इस रैंकिंग में सुधार करके देश को 77वें स्थान पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, पिछली सरकार के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की रैंकिंग इसलिए भी फिसल रही थी क्योंकि भ्रष्टाचार का ग्राफ आसमान छू रहा था। स्पेक्ट्रम से लेकर सबमरीन तक और कॉल से लेकर सीडब्ल्यूजी तक कुछ भी भ्रष्टाचार से छूटा नहीं था। उस दौर में हर संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, मीडिया हो, हर जगह
सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही थी। आज स्थिति ये है कि राजनीतिक विरोध के लिए विपक्ष के हमारे साथ छद्म तरीके से कोर्ट जाते हैं और वहां से उनको फटकार लगती है और सरकार को एप्रिसिएशन मिल रहा है। सरकारी संस्कारों में ये सार्थक बदलाव बीते हमारी सरकार के दौरान आया है। भाइयों और बहनों, राजनीति से अलग हमारी सरकार की प्राथमिकताएं कैसे अलग रही, कैसे हम एक योजना से दूसरी योजना को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे सिस्टम कैसे स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो रही है, इसके एक और उदाहरण पर मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब हमने 4 साल पहले जनधन योजना शुरू की थी तो कितना मजाक उड़ाया गया था। कुछ लोग कहते थे कि गरीबों का बैंक खाता खुलवाकर हमने कौन सा तीर मार लिया। ये डायलॉग याद होंगे आपको। अगर ये मीडिया वालों की पुरानी चीजें खोजोगे तो सब मिलेगा उसमें। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो बैंक में खाता खुलवाकर क्या करेगा। ऐसी ही मानसिकता की वजह से हमारे देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। अब आज हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में जितने खाते खुले करीब करीब उतने ही अकेले हिंदुस्तान में खुले। साथियों, जनधन अकाउंट खुलने के बाद हमने उन्हें आधार नंबरों से जोड़ा। कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाएं। अब उन्होंने खाते खोले नहीं, आधार की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जब आधार का सदुपयोग हमने शुरू किया तो यही अदालतों में जाकर के आधार को अटकाने के लिए अड़ंगे डालते थे। अब मैं आगे जो बताऊंगा उसको अंदाज आएगा कि आखिर आधार से उनको तकलीफ क्या थी, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, क्यों अदालत में जाकर के आधार को रोकने के लिए दिन रात एक किए। इधर हम देश में जनधन खाते खोल रहे थे, उधर उन सरकारी योजनाओं को भी खंगाला जा रहा था जिसमें लाभार्थियों को पैसे दिए जाने का प्रावधान था। पहले ये पैसे कैसे मिलते थे, कौन बीच में उन्हें पचा जाता था, मुझे किसी का वर्णन करने की जरूरत नहीं, आपको भली भांति पता है। भाई और बहनों, हम एक एक करके योजनाएं खंगालते गए और उन्हें जनधन खातों से जोड़ते गए। आज स्थिति यह है कि सरकार की 450 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है। साथियों, न्यू इंडिया को बनाने में, सशक्त करने में मीडिया की आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। सरकार की सिस्टम की कमियों को उजागर करना आपका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन देश में सकारात्मकता के माहौल को और सशक्त करना भी इस देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है, चाहे वो राजनीति में हो, जुडिशरी में हो, या मीडिया में हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो, या साधु महात्मा के रूप में काम करता हो, हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी सकारात्मक भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए प्रयास किया है। समाज और व्यवस्था से जुड़े सुधारों के बारे में
आपने पूरी ईमानदारी के साथ जन जागृति का काम किया है। मुझे विश्वास है कि न्यू इंडिया के राइज में आपकी ये भूमिका और सशक्त रहने वाली है और मजबूत होने वाली है। अंत में आप सभी को इस समिट के आयोजन के लिए और यहां पर मुझे फिर से एक बार आने का मौका देने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, can we have a standing ovation for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. May I request Shri Rahul Joshi, the Group Editor-in-Chief and Managing Director, to usher the Prime Minister. मोदी जी, आपने रोजगार की बात की नेटवर्क 18 में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नेटवर्क 18 में 4 गुना बढ़ा है रोजगार पिछले 4 साल।